Welcome back everyone. Welcome to Civil Services Study प्रैक्टिस सेट नंबर ये 133 है टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चलिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम साइंस के प्रश्नों पर बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 133 तक पहुंच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। पहला प्रश्न दो स्टेटमेंट वाला है। जो मुंह का पीएच मान होता है वो 5.5 से अगर कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और दांतों का जो इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। कौन सा इसमें सही है? दंत इनेमल पर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में। तो दांतों का सबसे कठोर ये पदार्थ है दांत का इनेमल, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। सही है दूसरा स्टेटमेंट। और मुंह का यदि पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी अम्लीय हो गया ज़्यादा। तो सी सही है इसका आंसर। मुंह का पीएच स्तर 5.5 से कम होने पर दंत क्षय शुरू होता है। और पीएच का उपयोग जो है यह बताने के लिए किया जाता है कि विलयन कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय। यदि विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय है, यानी एसिडिक है। और अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है। इनेमल की बात करें तो दांतों का इनेमल यानी जो परत है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दंत इनेमल जो है वो क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और दांतों का इनेमल दांतों की सख्त बाहरी परत होती है, जो इसे दांतों को सड़न से बचाती है। वो मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, यह दंत इनेमल। फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाले कथन। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण के लिए नाइट्रिक एसिड और ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किया जाता है। सही है दोनों के दोनों यहाँ पर। तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दो कथन है यहाँ पर। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है और प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन मिलाने पर ट्यूब, टायर इन सभी का निर्माण किया जाता है। दोनों के दोनों सही हैं ये। रबर जो है आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है और प्राकृतिक रबर जो है वो काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया था? एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, इनमें से कोई नहीं। सिगरेट लाइटर में होती है ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, लाइटर में ईंधन के रूप में एक द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन और अत्यधिक ज्वलनशील है, रंगहीन है, गंधहीन है और आसानी से तरलीकृत गैस है ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाइड्रोजन और अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, जल गैस, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रोजन और अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में जल गैस का प्रयोग किया जाता है। जल गैस या वाटर गैस। देखिए, जल गैस या वाटर गैस में 49% हाइड्रोजन, 45% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4.5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी CO2। इसका जो ऊष्मीयमान है वो 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन और अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 दो स्टेटमेंट वाला। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को बल्कनीकरण यानी वल्कोनाइजेशन कहते हैं। और बल्कनीकरण के बाद रबर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबर का उपयोग दस्ताना और रबर बैंड आदि बनाने में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर सल्फर का नाम, ठीक है। वल्कनीकरण में किसका उपयोग किया था? सल्फर। या ऐसे ही प्रश्न पूछे गए रबर को के साथ क्या मिक्स किया था, तो सल्फर। बिल्कुल ये सही है दोनों के दोनों, यहाँ पर सी है इसका आंसर। वल्कनीकरण एक रासायनिक क्रिया है जिसमें सल्फर या गंधक
या इसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ मिला देने से रबर या संबंधित बहुलकों को अपेक्षाकृत अधिक टिकाऊ पदार्थ में बदल दिया जाता है और इन पदार्थों के मिलाने से रबर में मौजूद बहुलक श्रृंखलाएं परस्पर क्रॉस लिंकित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। प्रोड्यूसर गैस में मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है या करती है? बिल्कुल, ये सही है दोनों के दोनों और सत्य ही पूछा है, तो सी है इसका आंसर। देखिए, प्रोड्यूसर गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करती है। प्रोड्यूसर गैस में 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड, 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इस गैस का उपयोग कांच और इस्पात उद्योग में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो कथन वाला यहाँ पर। फॉस्फोरस अपरूपता प्रदर्शित नहीं करते। जो लाल फॉस्फोरस है वो श्वेत फॉस्फोरस की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है क्या? देखिए, फॉस्फोरस जो है वो एलोट्रॉपी प्रदर्शित करते हैं, अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। गलत है पहला स्टेटमेंट। जो श्वेत फास्फोरस है वो अधिक क्रियाशील है लाल फास्फोरस से, तो दूसरा वाला भी गलत है। तो सही इसने पूछा, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए, फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। जो श्वेत फास्फोरस है वो लाल फास्फोरस की अपेक्षा फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है। जो श्वेत फास्फोरस है वो लाल फास्फोरस की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, यानी जो लाल फास्फोरस है वो श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो दोनों के दोनों असत्य हैं। श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस और काला फास्फोरस इसके अपरूप हैं फास्फोरस के। ठीक है, फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित कर रहा है तभी तो श्वेत है, लाल है, काला है। और जो श्वेत फास्फोरस है वो लाल फास्फोरस की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, यानी लाल फास्फोरस श्वेत की अपेक्षा हो गया कम क्रियाशील। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती? वायुमंडल में जो मुक्त रूप से पाई जाती हैं अक्रिय गैसें, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडान नहीं है। और रेडान यहाँ आंसर हो जाएगा। रेडान वायुमंडल में मुक्त रूप से नहीं पाई जाती। यह रेडियो सक्रिय गैस है या रेडियो एक्टिव गैस है। इसका उपयोग जो है रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। तापमान या ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रियूमर। देखिए, सेल्सियस तो प्लस में भी रहता है माइनस में भी रहता है, तो ये तो है। फ़ारेनहाइट भी प्लस माइनस दोनों में था। रियूमर और केल्विन में से एक आंसर होना चाहिए इसका। रियूमर भी प्लस माइनस होता है। केल्विन कभी नेगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता केल्विन का मान, तो सी है इसका आंसर। देखिए, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, रियूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है यहाँ पर, कोबाल्ट इस्पात में 35% तक कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट इस्पात का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। कौन सा सही है इसमें? ये दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्रिया होती है। यह नियम दिया था किसने? बोहर ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने। ये तो सभी को पता होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये न्यूटन का, गति का तीसरा नियम। तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उनके उदाहरणों से ही प्रश्न बनते हैं। तो न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन यहाँ पर। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है क्या? बिल्कुल, यही कारण है इसका। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। इसी कारण जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में जाता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। सी है इसका आंसर। देखिए, नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व जो है अधिक होता है। इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है?
संवेग, विस्थापन, वेग ये सब सदिश राशियां हैं, तो विस्थापन यहाँ पर सदिश राशि है। बाकी समय, चाल, दूरी अदिश राशि है। तो भौतिक राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों ही होते हैं सदिश राशि कहलाती है। संवेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन ये सब सदिश राशि हैं। विस्थापन की बात करें तो किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाती है, स्कूल में पढ़ा होगा आपने, और विस्थापन एक सदिश राशि है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है यहाँ पर एस्फॉल्ट। कोयला नहीं है, चारकोल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, यह प्रक्रिया कहलाती है परिष्करण। और जो एस्फॉल्ट है वो पेट्रोलियम का परिशोधन करने के दौरान उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। 4 है यहाँ पर कथन, कोई एक इसमें सही सम्मिलित नहीं है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है आंखों की। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। भारत में विशाल भंडार पाया जाता है थोरियम रेडियोधर्मी तत्व का। केरल की जो मोनोजाइट रेत है उसमें थोरियम के विशाल भंडार हैं। मानव आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और सीधा बनता है। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, एस्टिग्मेटिज्म एक आंखों की बीमारी है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना ही होता है। भारत में विशाल भंडार है थोरियम रेडियो एक्टिव तत्व का या रेडियोधर्मी तत्व का। आंख की हमारी जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, मतलब रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये गलत है, इसकी वजह से पूरा गलत है। तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। देखिए, मानव आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाला प्रकाश संबंधी यौगिक कौन सा है? इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या है इसका उत्तर? सिल्वर ब्रोमाइड। तो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला जो प्रकाश संवेदी यौगिक है वो है सिल्वर ब्रोमाइड। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में विद्युत मोटर। ठीक है, ये तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर ही तो बदलता है। और यांत्रिक उल्टा कर दो इसका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? वो होता है डायनामो। प्रतिध्वनि सुनी जाती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण? परावर्तन के कारण ही है, ठीक है, परावर्तित होगी तभी प्रतिध्वनि सुनी जाएगी। एसिड या अम्ल बदलता है नीले लिटमस को लाल में। एसिड या अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदलता है, ये भी ठीक है, तो गलत डी होगा यहाँ पर। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में बदलने के लिए। गलत। हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में बदलता है ट्रांसफॉर्मर। और जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को डीसी में बदलता है। तो डी यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में बदलता है। आपके मोबाइल फ़ोन का जो एडेप्टर है वो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर ही है। बाकी रेक्टिफायर का जो प्रयोग किया जाता है वो एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी मिसमैच है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है पूछ रहा है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ग्रहों की गति की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। वॉशिंग या धोने का जो सोडा है उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये सारे के सारे सही सम्मिलित हैं। बिल्कुल, ये सारे के सारे सही सम्मिलित हैं। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन ही है। ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। और खाने का पूछ ले तो सोडियम बाइकार्बोनेट। तो डी है इसका आंसर। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, इसमें भी 5-5 है कथन। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है?
ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है समुद्री यात्रियों के द्वारा। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हीलियम। रेडियोधर्मिता की खोज की हेनरी बेकुरल ने। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। अब बताइए किसका मिलान सही है इनमें। 1 2 3 4 5 मतलब एक ऐसा डी में ऑप्शन ये भी है कि सारे भी सही सुमेलित हैं ये। देखिए ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, ठीक है पहला। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है समुद्री यात्रियों के द्वारा, दूसरा भी सही हो गया। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हीलियम। रेडियो धर्मिता की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल ने, ये भी सही है। फलों के अध्ययन का पोमोलॉजी, ये भी सही है। तो सारे के सारे ये सही हो गए यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 और 5। तो उपरोक्त सभी का मिलान यहाँ पर सही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के प्रश्न एग्जाम्स में बहुत इनकी पुनरावृत्ति होती है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।